आप जो है कांग्रेस के टिकट पर पहली बार यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि लोकसभा चुनाव है। पहले जो है 2012 में भी आपने जो है असेंबली यहाँ से चुनाव आप लड़ा था आपने, 2017 में भी आपने चुनाव लड़ा था। लेकिन दोनों बार जो है हार का सामना करना पड़ा। इस बार कांग्रेस ने फिर आपके ऊपर विश्वास जताया है और इस बार लोकसभा का आपको टिकट दिया है। यहाँ जिस समय 2012 में आप आए थे तो ये माना जा रहा था कि भैया ये तो पैराशूट प्रत्याशी है। लेकिन अब जो है कमोवेश वो स्थिति नज़र नहीं आती है कि आप पैराशूट नहीं, अब स्थानीय के तौर पर स्थापित हुए। तो क्या इमेज को कैसे आपने जो है चेंज किया 2012 से और 2024 का जो पार्लियामेंट इलेक्शन? अब वर्तमान प्रत्याशी तो पूरी तरह से रानीखेत से नीचे उतरे हैं, तो पैराशूट तो ऊपर से नीचे आता है। हम तो पहले से ही यहाँ धरातल पर है, तो आप पैराशूट तो जनता ने उन्हें मानना चाहिए। एक जो है हैवी वेट कैंडिडेट की जब बात आती है तो ये जो है बीजेपी के लिए भी हैवी वेट जो है सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ से वो मिनिस्टर भी है, सेंट्रल में जो है उनकी पोजीशन है। तो उसको जो है उनका जो कार्यकाल है उसको कैसे आपने एनालिसिस किया और आपके सामने एक बड़ी चुनौती नहीं लगती आप? नहीं, अच्छा, जैसे हम लोग पुरानी बात करते हैं, अगर आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये वाली कही कि इन्होंने जो है बहुत कुछ जो है उस तरीके से नहीं कर पाए। ये सीट तो जो है कांग्रेस की परंपरागत सीट थी। तो एनडी तिवारी जी भी यहाँ से इतने बड़े कद के लीडर रहे, इसके अलावा केसी सिंह बाबा जी हो गए, तो तमाम ऐसे बड़े नेता जिन लोगों ने यहाँ का प्रतिनिधित्व किया, अब आप करने जा रहे हैं। तो जो हम लोगों ने पहले टेन्योर देखा, बाबा जी का 2 बार का भी टेन्योर था यहाँ पर, और अब जो है बीजेपी की जो है ये सीट बनती चली जा रही है। इस तिलिस्म को कैसे तोड़ेंगे कि वो जो है बीजेपी कहती है कि हैट्रिक लगने जा रही है, बीजेपी की है। अच्छा, मोदी जी ने कहा कि हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आए हैं, सड़कों का रिपोर्ट कार्ड है, इसके अलावा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का एक रिपोर्ट कार्ड है, और कई ऐसी पॉलिसीज हैं जिसको लेकर वो चुनावी मैदान में फिर से उतरे हैं और विश्वास की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छे। मोदी जी से एक सवाल है मेरा, अपने सांसद का रिपोर्ट कार्ड भी तो देख लीजिए एक बार, उनसे भी तो बुला के पूछ लीजिए, सांसद महोदय आपने किया क्या? आपने जिन गाँवों को गोद लिया वहाँ पलट कर नहीं गए। आपने सांसद निधि 40% ही खर्च करता, 60% आपने वापस कर दी। एक और बात जो है, कांग्रेस के ऊपर हमेशा आरोप होता है तुष्टीकरण का, और बीजेपी जो है इस आरोप को जो है बार बार सिद्ध करती है कि ये तुष्टीकरण की जो है राजनीति करते हैं। जो मैंने जो है इसकी अपनी नैनीताल ऊधम सिंह नगर सीट की टोपोग्राफी है, और 4 या 5 सीटें शायद ऊधम सिंह नगर में आपके कांग्रेस के पास है, 1 सीट केवल नैनीताल में आपके पास है। तो इसको कैसे जो है, एक बहुत बड़ा अंतर नहीं है, बहुत बड़ी खाई है कि कैसे इसको जो है पाट पाएंगे। कई ऐसे लोग थे जो है वो पार्टी तक छोड़ के चले गए और उन्होंने फिर पुनः वापसी की बातचीत चल रही है। बल्कि एक महेश शर्मा जो पहले असेंबली में जो है आपके साथ में कांग्रेस में थे और वो निर्दलीय चुनाव लड़ गए, इसके कारण आप हमेशा ये कहते हैं कि अगर महेश शर्मा नहीं होते तो आप बम्पर जीत सकते थे। ये तो रिकॉर्ड आपको पता ही है ना। बिल्कुल। तो ये जो अब तो वो जो है कांग्रेस में है ही नहीं और बीजेपी में ना, देखो सबका अपना अपना विचार है, सबके अपने अपने राजनीतिक हालात है। अगेन जैसे दीपक बलूटिया भी टिकट मांग रहे थे और उन्होंने कहा कि साहब मेरा टिकट नहीं हुआ और मेरे सम्मान नहीं हुआ कांग्रेस में। दूसरी चीज़ एक ये है, अगर हम स्थानीय मुद्दों की बात करें, क्योंकि आपको जो है एक अगर जनता ने मौका दिया तो आप जो है पार्लियामेंट में प्रतिनिधित्व करेंगे इस लोकसभा क्षेत्र का। यहाँ के जो है ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसको आप हल करना चाहते हैं, जो हल करवाने के आप इच्छुक हैं? क्योंकि जनता चाहती है कि मैं ऐसे प्रतिनिधि को चुनूं जो कि पार्लियामेंट में उनकी आवाज़ बन पाए, उनकी समस्या का समाधान कर पाए। कौन सी समस्या है जिसको लेके आप पब्लिक के बीच में ये कह रहे हैं कि हाँ, इन समस्याओं का समाधान मैं करने जा। नमस्कार, न्यू स्टूडेंट नेटवर्क के इस खास कार्यक्रम कहिए नेताजी में आपका स्वागत है। हम लोग इस समय है नैनीताल ऊधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर और हमारे साथ में इस समय मौजूद है कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी जी। प्रकाश जोशी जी का करियर राजनीति में काफी पुराना है, हालांकि आप इस बार लोकसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। हम लोग बातचीत करते हैं। जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जोशी जी, आप जो हैं कांग्रेस के टिकट पर पहली बार यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि लोकसभा चुनाव है। पहले जो है 2012 में भी आपने जो है असेंबली यहाँ से चुनाव आप लड़ा था आपने, 2017 में भी आपने चुनाव लड़ा था। लेकिन दोनों बार जो है हार का सामना करना पड़ा। इस बार कांग्रेस ने फिर आपके ऊपर विश्वास जताया है और इस बार लोकसभा का आपको टिकट दिया है। किस तरीके से जो है इसको मीट आउट करेंगे, क्योंकि जो पुरानी जो 2 हार हैं उसको जो है क्या जीत में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे आप? नहीं, देखिए
हर चुनाव के अपने एक हालात होते हैं। आप तो स्थानीय हैं यहाँ, आप जानते हैं कि 2012 के चुनाव में किस तरह के हालात थे, क्या हुआ था, और मैं उस पर जाना नहीं चाहूँगा। पर मैं ये मानता हूँ कि चुनाव एक सतत प्रक्रिया है और हम लोग राजनीतिक जीवन के लोग हैं। मेरा अधिकांश जीवन, राजनीतिक जीवन, वो संगठन में ही बीता है और मेरा ज़्यादा अपना भी काम करने का जो एक आदमी की इच्छा होती है, या मैं कहूँ कि मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है, वो पार्टी के, परिवार के, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच रहकर संगठन को मजबूत करना मेरी प्राथमिकता हमेशा रहा है। इस वजह से मुझे पार्टी ने जब भी जो जिम्मेदारियां दी, मैंने उसको ईमानदारी से निभाया, लेकिन उस जिम्मेदारी ने मुझे थोड़ा जनता से दूर रखा। अब दोनों काम एक साथ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चुनावी व्यक्ति की स्ट्रैटेजीज थोड़ी अलग होती हैं, संगठन की स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग होती है। पर ठीक है, पार्टी ने मुझ पर एक भरोसा इस बार जताया है और ये मौका दिया है मुझे पार्टी ने कि मैं फिर से एक बार जनता के बीच जाऊं। विधानसभा क्षेत्र का आप जानते हैं, क्षेत्रफल भी छोटा होता है, वोटर्स भी कम होते हैं। लोकसभा में थोड़ा सा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, पॉलिसीज के बेस पे होता है। उम्मीदवार का विजन क्या है, दृष्टिकोण क्या है, सोच क्या है, उसकी क्षमताएं क्या है, इस सबको ज्यादा देखा जाता है। जबकि मैं मानता हूँ विधानसभा क्षेत्र, खासतौर पर उत्तराखंड जैसे एक हमारे पर्वतीय राज्य में विधानसभा क्षेत्र थोड़ा छोटा होता है, खास तौर पर मतदाताओं की दृष्टि से देखा बिल्कुल। तो बहुत ही वो पर्सनल कनेक्ट का इलेक्शन चुनाव हो जाता है। अच्छा, 2012 में जिस समय आप पहली बार, क्योंकि आपने जो है हमेशा जो देखा मैंने, आपका जो टेन्योर रहा वो राहुल गांधी जी के साथ में, उनके चाहे वो पॉलिटिकल एनालिसिस्ट के तौर पे आपने किया, और इसके अलावा जो है आपकी जो भूमिका रही वो संगठन को लेकर ज्यादा रही, यूथ कांग्रेस को लेकर। यहाँ जिस समय 2012 में आप आए थे तो ये माना जा रहा था कि भैया ये तो पैराशूट प्रत्याशी, लेकिन अब जो है कमोवेश वो स्थिति नजर नहीं आती है कि आप पैराशूट नहीं, अब स्थानीय के तौर पर स्थापित हुए। तो क्या इमेज को कैसे आपने जो है चेंज किया 2012 से और 2024 का जो पार्लियामेंट इलेक्शन है? देखिए, चुनाव जब होते हैं तो बहुत तरह के प्रोपेगेंडा लोग आपके खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरे पक्ष के लोग, उसमें निर्दलीय भी हो सकते हैं, उसमें दूसरी पार्टी भी हो सकती है, वो माहौल बनाते हैं। ठीक, ये कहना ठीक इसलिए नहीं था पैराशूट। मेरा गांव, मेरा घर गैबुआ में आता है, जो इसी कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र का बूथ नंबर 1 है। ठीक, तो अब कोई ये कहे कि मैं बाहर से था तो संभव ही नहीं है ना, मैं इस जिले से भी था, इसी विधानसभा से था, पर चूंकि प्रोपेगेंडा मशीनरी, पैसे के उपयोग से आप कितना प्रचारित कर दो, बोलते रहो, तो वो ठीक है, उनका अपना मत था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं प्योरली पूरी तेरी प्राथमिक मेरी शिक्षा है वो पहाड़ में ही हुई है। पूरी तरह से मैं पहाड़ का व्यक्ति हूँ। हाँ, मूल तो सबके अपने अपने गांव अलग हो सकते हैं, मेरा भी पैतृक गांव अल्मोड़ा जिले में आता है, लेकिन हम लोग यहाँ रहे। मेरे पिताजी वो सरकारी कर्मचारी थे, रेलवे में थे, तो निश्चित तौर पर रेलवे एक ऐसा महकमा है जहाँ बार बार ट्रांसफर होते रहते हैं, तो बहुत से शहरों में रहने का मौका भी मिला। शिक्षा भी मेरी अलग अलग शहरों में, दिल्ली विश्वविद्यालय में मैंने ग्रेजुएशन करी, मेरी ससुराल पिथौरागढ़ में है। तो ऐसा तो नहीं था कि मैं तमिलनाडु से आके चुनाव लड़ गया, कर्नाटक से लड़ गया, बम्बई से लड़ गया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। अब वर्तमान प्रत्याशी तो पूरी तरह से रानीखेत से नीचे होते हैं, तो पैराशूट तो ऊपर से नीचे आता है, हम तो पहले से ही यहाँ धरातल पर है, तो आप पैराशूट तो जनता ने उन्हें मानना चाहिए। नहीं, लेकिन वो तो जो है स्टेट के जो है मिनिस्टर भी रह चुके हैं, आपको जानकारी है, और वो जो है यहाँ से पहले सांसद भी रहे, अब मिनिस्टर भी है। चूंकि जो है आपने जो है एनालिसिस किया होगा तमाम चीजों का, एक जो है हैवी वेट कैंडिडेट की जब बात आती है तो ये जो है बीजेपी के लिए भी हैवी वेट जो है सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ से वो मिनिस्टर भी है, सेंट्रल में जो है उनकी पोजीशन है, तो उसको जो है उनका जो कार्यकाल है उसको कैसे आपने एनालिसिस किया, और आपके सामने एक बड़ी चुनौती नहीं लगती आपको? देखिए, अगर आप आयु के हिसाब से देखेंगे या उनको अब तक जो जिम्मेदारियां या पद मिले हैं, रक्षा राज्य मंत्री है, प्रदेश के अध्यक्ष रहे, निश्चित तौर पर ऐसा माना जा सकता है कि वो उम्र और उसके हिसाब से अनुभव, उनका उम्र के हिसाब से, मैं कार्य के हिसाब से अभी नहीं कह रहा हूँ, ज्यादा हो सकता है। लेकिन फिर यहाँ एक तुलनात्मक अध्ययन ये होना चाहिए कि जितनी उनको जिम्मेदारियां मिली आज तक, वो जिम्मेदारियों के साथ क्या वो न्याय कर पाए? बिल्कुल, वो न्याय कर पाए। प्रदेश अध्यक्ष होते हुए वो चुनाव हार गए थे विधानसभा का,
अभी रक्षा राज्य मंत्री हैं, यहाँ से सांसद हैं, 5 साल हो गए। मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जिससे आपको ये अंदाजा लगेगा कि उनका वो अनुभव सचमुच कितना कारगर रहा इस जी लोकसभा क्षेत्र के लिए। हर लोकसभा सांसद को मोदी जी ने कहा कि आप अपने वहां हर साल एक गांव गोद लीजिए। जी इन्होंने भी लिए। आप वर्तमान सांसद से पूछिए अजय बल्टी कि वो उन गांव में जिस दिन गोद लिए होंगे उस दिन फोटो खिंचाने गए होंगे। जरूर, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, फोटो खिंचाने गए होंगे ताकि शायद ऊपर हाईकमान को दिखाना होगा कि हमने ये गोद गांव ले ली। पलट कर गए। मतलब आपका आप कहना है कि डेवलपमेंट नहीं, जो है। अब ये एक विषय छोटा सा है, अभी मैं आगे आता हूँ। हर सांसद को अपने संसदीय क्षेत्र में वहां के विकास के लिए सांसद निधि मिलती है जिसको अपने विवेक से वो खर्च कर सकते हैं। जी सरकार देती है, उनका अपना कुछ नहीं। सांसद का कहना यह था कि अच्छा, मैं सांसद निधि तो उनको खर्च करने का एक वो तो है ही है, उसके अलावा राज्य में उनकी सरकार और केंद्र में उनकी सरकार, और ये कहते हैं कि इसको डबल इंजन। मोदी जी खुद आके बोल के गए थे। आपको हैरानी होगी कि वर्तमान सांसद साहब ने जो टोटल उनकी सांसद निधि 17 करोड़ बनती थी, उसका मात्र 40%, लगभग 7 करोड़ के आसपास ही वो खर्च कर पाए। अब कोई कहेगा कि नहीं यार इतना ही मिला, नहीं, उन्होंने प्रस्ताव ही इतने के दिए। अच्छा, उनके भेजे हुए जो प्रस्ताव लोकसभा के रिकॉर्ड में आप उठा के देखिए, जितने उन्होंने प्रस्ताव भेजे थे उसके 99% प्रस्ताव पास होके आए हैं। मतलब उन्होंने भेजे ही 40% थे। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि उनकी उदासीनता है यहाँ के, पूरी तरह से उदासीनता है। अच्छा, उदासीनता के अलावा मैं एक और बात कह सकता हूँ, उनके पास विजन नहीं था, उनके पास कोई योजना ही नहीं थी। उस पैसे को कहां खर्च करें? 10 करोड़ रुपया खराब होगा। 10 करोड़ रुपया सांसद निधि का लैप्स हो गया, वापस चला गया। वो चाहते तो यही सुशीला तिवारी मेडिकल, हमारा जो अस्पताल है पूरे कुमाऊं का सबसे बड़ा, अब चाहते तो वहीं उसका अपग्रेडेशन करवा देते। MRI की नई मशीन आ जाती है, सिटी स्कैन, लोग भटकते हैं बाहर। अच्छा, कुछ नहीं करते तो कम से कम हर ब्लॉक स्तर पर 25-25 लाख देके वहां एक्सरे मशीन चाहिए, जो भी वहां सुविधाएं बढ़ा सकते थे। नहीं, अच्छा, जैसे हम लोग पुरानी बात करते हैं, अगर आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये वाली कही कि इन्होंने जो है बहुत कुछ जो है उस तरीके से नहीं कर पाए। ये सीट तो जो है कांग्रेस की परंपरागत सीट थी, तो एनडी तिवारी जी भी यहाँ से इतने बड़े कद के लीडर रहे, इसके अलावा केसी सिंह बाबा जी हो गए, तो तमाम ऐसे बड़े नेता जिन लोगों ने यहाँ का प्रतिनिधित्व किया, अब आप करने जा रहे हैं। तो जो हम लोगों ने पहले टेन्योर देखा, बाबा जी का 2 बार का भी टेन्योर था यहाँ पर, और अब जो है बीजेपी की जो है ये सीट बनती चली जा रही है। इस तिलिस्म को कैसे तोड़ेंगे कि वो जो है बीजेपी कहती है कि हैट्रिक लगने जा रही है, बीजेपी की है। नहीं, देखिए, मैं इससे सहमत नहीं हूँ हैट्रिक से। पहली बात तो 2014 का चुनाव आप देखिए, मोदी जी ने पूरे देश को झूठ बोला। लोगों को लगा कि नई बात कह रहे हैं, मैं काला धन वापस लाऊंगा। उल्टा क्या हुआ कि इस देश से लोगों ने लाखों करोड़ रुपए जो लोन लिए हुए, ऐसे लोग थे जो सिर्फ बैंकों के साथ एक षड्यंत्र करके उन्होंने लोन ले लिया और पैसे लेके भाग गए, इनकी नाक के नीचे से भागे। आप काला धन वापस लाने के बजाय आपने देश का धन बाहर भेज दिया। एक तरह से आपने कहा मैं भ्रष्टाचार खत्म करूंगा। अब इलेक्ट्रल बॉन्ड, पीएम केयर फंड, या अब तमाम इन बड़े बिजनेसमैनों के जो लोन, लाखों करोड़ रुपए आपने लोन माफ किया है। छोटे व्यापारी मर रहे हैं आज भी, किसान कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं, आत्महत्या कर, आपने बड़ों का किया। यानी क्या बोला था, क्या किया? आपने बोला 2 करोड़ नौजवानों को हम नौकरी देंगे। आपने कहा 15-15 लाख रुपए सबके खाते में मैं ऐसे ही डाल दूंगा। ये वो भ्रमित बात थी जिसके जाल में जनता आ गई। इसलिए 2014 में जनता को लगा कि कुछ नई बात कह रहे हैं, दे दो वो, तो जीत गए, इस सीट पर भी जीते। और दूसरी बार आप देखिए, इन्होंने देश के हमारे जो सैनिक थे, सीआरपीएफ के जवान थे, पुलवामा आपको आज भी याद होगा, मोदी जी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सफारी कर रहे थे, वहां सफारी कर रहे थे। पुलवामा अटैक हो चुका था, हमारे 40-42 सैनिक शहीद हो चुके थे, उसके बावजूद उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया होता। उसके बाद भी उन्होंने अपनी चुनावी सभाएं बंद नहीं करी, जो भी उनकी रैली थी, राजनीतिक रैलियां, तो उन्होंने उसका राजनीतिकरण करा। उन्होंने बेचा, हमारे शहीदों की शहादत को बेचकर वो सत्ता पे आए, जनता को फिर भ्रमित किया। अब वो बेनकाब हो गए। अब इस समय मोदी जी के पास कुछ कहने का नहीं। कल ही रैली थी ना, बिल्कुल, कल ही रैली थी। मोदी जी ने तमाम कितनी फ्लॉप, नहीं वायदे छोड़ दीजिए, बिजली मुफ्त करने की बात उन्होंने कही है। एक बड़ा जो है, क्योंकि जो तबका गरीब तबका है वो कहता है कि मुफ्त में चीजें अगर मिल जाती है तो एक सहूलियत मिल जाती है, या उसको हम लोग सब्सिडी की बात कर सकते हैं। जैसे सिलेंडर में सब्सिडी हम ये कहते हैं कि कांग्रेस ने इसकी बड़ी शुरुआत करी थी, लेकिन
जो है अब जो है उस चीज को अगर हम लोग बातचीत करें, ये एक जो है इन्होंने एक प्लान किया है, उन्होंने अपनी कुछ विकास की कुछ बातें कही है कल की जो स्पीच में था, और वो जो है कितना लोक लुभावन लग रहा है। देखो, कहने और करने में कितना फर्क होता है। आप जब सत्ता में 2014 में ही आए, तब कांग्रेस के सरकार में 417 रुपए का सिलेंडर था। आज 1100 रुपए का पहुंच गया। बार बार कहते हैं, लेकिन कहां पहुंच गया? पेट्रोल डीजल 100 रुपए पार हो चुका है। डॉलर कहां पहुंच गया? मोदी जी के शब्द थे ना कि जब किसी देश की करेंसी गिरती है, रुपया गिरता है, तो मतलब समझो देश की साख गिरती है। आज किसकी साख गिर रही है? मोदी जी की साख नहीं गिर रही। बोलकर चले आना। और कल की रैली आप देखिए तो उसे कितनी फ्लॉप रैली रही है। हमें तो मीडिया के साथियों ने बताया कि भाई साहब कुछ था ही नहीं, लोग आ ही नहीं रहे पहले की तरह। और अगर अगर इतना मजबूती होती, अब योगी को भेजेंगे। अच्छा, मोदी जी ने कहा कि हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आए हैं, सड़कों का रिपोर्ट कार्ड है, इसके अलावा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का एक रिपोर्ट कार्ड है, और कई ऐसी पॉलिसीज हैं जिसको जिसको लेकर वो चुनावी मैदान में फिर से उतरे हैं और विश्वास की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छे। मोदी जी से एक सवाल है मेरा, अपने सांसद का रिपोर्ट कार्ड भी तो देख लीजिए एक बार। उनसे भी तो बुला के पूछ लीजिए, सांसद महोदय आपने किया क्या? आपने जिन गांवों को गोद लिया वहां पलट कर नहीं गए। आपने सांसद निधि 40% ही खर्च करता, 60% आपने वापस कर दी। इस क्षेत्र में आज मैं कल कोटाबाग गया था, मैंने जनता से पूछा, एक बार 5 साल में नहीं गए। बेताल घाट एक बार नहीं गए। धारी इधर जो ब्लॉक है उखलकांडा कभी नहीं गए। इवन यहाँ तक कि आप देखिए नीचे तराई में बहुत से ऐसे क्षेत्र है 5 साल में नहीं पहुंच पाया। एक बार अपने सांसद का भी रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए ना। आपका रिपोर्ट कार्ड तो पूरा देश जानता है, आप झूठे हैं। आपने सिर्फ बरगलाने का काम किया, आपने सिर्फ चिल्ला चिल्ला कर लोगों को भ्रमित करने का काम किया। लेकिन अपने सांसद का प्रतिनिधि वो हैं जिनको लोगों ने 19 तारीख को वोट डालना है, मोदी को नहीं डालना है। प्रकाश जी, अभी जो है चूंकि आपके साथ में राहुल जी की बड़ी नजदीकियां रही हैं और सब लोग जानते भी हैं, राहुल जी जो है पहले बार आपके 2012 की जो उसमें आए थे और उन्होंने जो है जमकर प्रचार किया था। अब जो है उत्तराखंड को क्या वायदा करने की बात हो रही है? क्या आने की उम्मीद है उनकी इस लोकसभा सीट पर, या स्टेट में जो है उनका कब दौरा है, कुछ ऐसा टेंटेटिव प्लान? नहीं देखिए, निश्चित तौर पर मुझसे कल ही वहां से डेट्स की बात हुई है कि कब आए। राहुल जी आ सकते हैं, प्रियंका जी भी आएंगी। वो किस किस सीट पे उनका दौरा होगा वो अभी निश्चित होगा। हाँ जरूर, यहाँ 8 तारीख को उनके आने का कार्यक्रम निश्चित हुआ था, लेकिन शायद उसी दिन योगी जी का कार्यक्रम, और जिस मैदान में हम कराना चाहते हैं वो पहले से भारतीय जनता पार्टी उस मैदान को ले चुकी है। आप जानते हैं हल्द्वानी में एक ही मैदान है जो थोड़ा इस तरह का मैदान है कि जहां पर बड़ी लोग, जो बड़े लीडर है, स्टार प्रचारकों की रैली हो सके। तो छोटे छोटे नुक्कड़ सभा का तो अब देखते हैं, उसके बाद डेट बदल के, क्योंकि पूरा देश में चुनाव है। राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, इन लोगों की और भी जगह इनको जाना होता है। तो निश्चित तौर में तो कल आ गया था मैसेज कि 8 तारीख को राहुल जी आएंगे, और वो मैदान की उपलब्धता नहीं होने की वजह से अभी देखते हैं उसको दोबारा से। आपने बात करी न्याय की, बात कर रही है आपकी पार्टी, एक न्याय का को लेकर चल रही है। किस तरीके का न्याय की बात हो रही है, जो जनता को जो है न्याय की, कौन से न्याय की जरूरत है? देखिए, राहुल जी का बहुत स्पष्ट सोच है कि महिलाओं को न्याय मिले, उनको सुरक्षा हो, आर्थिक सुरक्षा हो, सामाजिक सुरक्षा हो। विशेष तौर पर जो अब जो इस समय जो हालात बन चुके हैं, आप प्रदेश में जानते हैं, हमारी बच्ची अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ। पूरे देश में महिला सुरक्षा सबसे बड़ी बात है, आर्थिक सुरक्षा की बात है। उनको साल में कम से कम हमने गारंटी दी है कि 1 लाख रुपए कांग्रेस की सरकार पूरे साल भर में महिलाओं को अपने घर के और कामकाज के लिए मिलेंगे। 1 लाख रुपए? हाँ, लगभग 8,000 रुपये महीने के हिसाब से। युवाओं की बात है कि जो सरकारी नौकरियों में 30 लाख रोजगार सरकार। 1 लाख रुपए? हाँ, लगभग 8,000 रुपये महीने के हिसाब से। युवाओं की बात है कि जो सरकारी नौकरियों में 30 लाख रोजगार सरकारी नौकरियां हर साल भर्ती होगी। आज भी आप देखेंगे तो केंद्र में, राज्य में भी आप देखेंगे बहुत सी वैकेंसीज खाली हैं, उनको भरा जाएगा। तो हम, कांग्रेस पार्टी जब बोलती है वो करती है। कांग्रेस पार्टी ने पहले कहा था हम किसानों की कर्ज माफी करेंगे, तो हमने किया। 72,000 करोड़ रुपए इसी कांग्रेस के शासन में हुआ था। तो इसलिए मैं मानता हूं कि जो भी हमारी 5 न्याय गारंटी जो हैं, वो पांचों को हम लोग सरकार बनने पर पूरी तरह से लागू करेंगे। एक और बात जो है, कांग्रेस के ऊपर हमेशा आरोप होता है तुष्टीकरण का।
और बीजेपी जो है इस आरोप को जो है बार बार सिद्ध करती है कि भाई ये तुष्टीकरण की जो है राजनीति करते हैं। जो मैंने जो है इसकी अपनी नैनीताल उधम सिंह नगर सीट की टोपोग्राफी है, और 4 या 5 सीटें शायद उधम सिंह नगर में आपके कांग्रेस के पास है, 1 सीट केवल नैनीताल में आपके पास है। तो इसको कैसे जो है, एक बहुत बड़ा अंतर नहीं है, बहुत बड़ी खाई है कि कैसे इसको जो है पाट पाएंगे? नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास, उनकी पूरा जो मशीनरी है उसके पास 3-4 शब्दों के अलावा और कुछ है ही नहीं। तुष्टीकरण, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, राष्ट्रवाद, उनसे कहिए किसी भी टीवी डिबेट में, कहीं भी आप भी टीवी डिबेट कराते ही हैं, ये 5 शब्दों के अलावा ना, मतलब आप सिर्फ 2 मिनट के लिए कुछ कहिए जिसमें ये 4 शब्द ना आते हैं। उनसे कहिए लगातार 2 मिनट के लिए आप कुछ ऐसा बोलिए, कुछ भी बोल दीजिए, राजनीतिक शब्द कुछ बोलिए, अपनी राजनीति के बारे में बोलिए, अपनी पार्टी की राजनीति के बारे में बोलिए, जिसमें ये 4 शब्द ना आते हैं। 2 मिनट नहीं बोल सकते, तो ये तो उनका प्रोपेगेंडा है। कांग्रेस की स्थापना ही समाज के सबसे पिछड़े तबके, मजदूर, शोषित वर्ग के उत्थान के लिए हुई, उनके संघर्ष की लड़ाई लड़ने के लिए हुई। और कांग्रेस ने कभी भी धर्म की राजनीति नहीं करी, कांग्रेस ने कभी भी जाति की राजनीति नहीं करी कि भाई हाँ, जिनको जरूरत है, जो आज भी लगता है कि समाज में उनको उचित स्थान नहीं मिला है, वो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, वो आर्थिक रूप से पिछड़े, वो कोई भी वर्ग हो सकता है, वो कोई भी वर्ग, उसकी लड़ाई तो कांग्रेस हमेशा लड़ेगी, पहले भी लड़ी थी, आज भी लड़ रही है, आगे भी लड़े। तो ये उनका एक भ्रामक प्रचार है और कुछ नहीं है, और इसको हमें इसकी कोई चिंता नहीं है, वो कुछ भी प्रचार करते रहे। इस क्षेत्र की जनता जानती है, मुझे बहुत स्पष्ट दिख रहा है, क्षेत्र की जनता जब से पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है, पार्टी में और भी अच्छे उम्मीदवार थे, मैं अपनी ही बात नहीं कह रहा, कई ऐसे लोग थे जो है वो पार्टी तक छोड़ के चले गए और उन्होंने फिर पुनः वापसी की बातचीत चल रही है। बल्कि एक महेश शर्मा जो पहले असेंबली में जो है आपके साथ में कांग्रेस में थे और वो निर्दलीय चुनाव लड़े, इसके कारण आप हमेशा ये कहते हैं कि अगर महेश शर्मा नहीं होते तो आप बम्पर जीत सकते थे। ये तो रिकॉर्ड आपको पता ही है ना। बिल्कुल। तो ये जो अब तो वो जो है कांग्रेस में है ही नहीं और बीजेपी में ठीक है वो ना, चले गए। देखो सबका अपना अपना विचार है, सबके अपने अपने राजनीतिक हालात है, अगेन उनके जैसे अपने दीपक अपने। बलूटिया भी टिकट मांग रहे थे और उन्होंने कहा कि साहब मेरा टिकट नहीं हुआ और मेरे सम्मान नहीं हुआ कांग्रेस में। नहीं देखिए, मैंने कहा ना, वो भी दिख नहीं रहे, वो आपकी जनसभा में कहीं नहीं मैंने ऐसा देखा। नहीं है, तो चुनाव शुरू ही हुआ है और अभी हल्द्वानी क्षेत्र में मेरा प्रचार अभी होना बाकी भी है, आपको दिखेंगे भी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मैंने फिर कहा कि राजनीति बिना महत्वाकांक्षा के नहीं हो सकती। अब सबका महत्वाकांक्षा का एक अलग अलग स्तर होता है, ठीक है, सबकी महत्वाकांक्षा पूरी भी नहीं होती, कहीं ना कहीं हमको सब्र का घूंट पीना पड़ता है, कहीं ना कहीं अपने मन को मानना पड़ता है। आपको तो तीसरी बार टिकट मिला है और वो तो जो है बार कभी मेयर का मांगते हैं, कभी जो है उनको असेंबली का। तो आप तो युवा हैं, आप भी जो है उनकी मैं हम लोग इस कंपैरिजन में नहीं पढ़ सकते, पढ़ना भी नहीं चाहिए, उनका अपना राजनीतिक जीवन है, उनकी अपने पंडित तिवारी जी की, नारायण तिवारी जी की विरासत है, उनका अपना एक काम करने का अच्छा तरीका है, मेरा अपना अलग तरीका है। पार्टी जब टिकट देती है या कोई भी जिम्मेदारी, पार्टी ने उनको पूरे कुमाऊं का मीडिया इंचार्ज बनाया था पिछले विधानसभा चुनाव, अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण पदों पे वो रहे ही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं रहे। तो सबको भी, जो और भी लोग रहे होंगे, सबको, तो पार्टी जब कोई निर्णय लेती है तो उसके पीछे पार्टी की एक सोच होती है, पार्टी का एक बड़ा व्यापक दायरा होता है, वो शायद हमें समझ भी नहीं आएगा। जिसको दे देती है पार्टी या जिसको नहीं देती है, उन्हें नहीं समझ में आता, पर निर्णय लेने के लिए जो पार्टी का नेतृत्व जब निर्णय लेता है वो आधार अलग होता है, तो ये इसकी तुलना नहीं हो सकती किसी से। मैं देख रहा हूँ प्रकाश जी कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश या कई और राज्यों में इंडिया गठबंधन के भी लोग हैं, यहाँ पर भी है, जैसे आम आदमी पार्टी के साथ में जो है इंडिया गठबंधन काम कर रहा है। सभाओं में जो है क्या आप लोग अभी उसको सेट नहीं कर पाए उसको कि भाई आपके साथ में वो चल पाए? मैंने जो है आपकी 2 जो है रेगुलर सभाओं को अटेंड किया, लेकिन मैंने देखा कि आम आदमी पार्टी का कोई यहाँ अलायंस में जो है दिखती नहीं है। उत्तराखंड में नहीं दिख पा रही है या आपकी सीट पर ऐसा कुछ है? नहीं ऐसा नहीं, आपने 2 अटेंड करी, हो सकता है इत्तेफाक रहा हो कि जिस जगह पे, भौगोलिक जिस जगह पे आपने वो मीटिंग अटेंड करी होंगी, वहां पर हो सकता है इनमें से किसी पार्टी के बहुत ज्यादा कार्यकर्ता सक्रिय ना हो, संभव है। लेकिन इसके अलावा अगर आप बाजपुर में आते तो वहां पे हमारे अलायंस के सभी लोगों ने रैली में भी बढ़ चढ़ कर भागीदारी करी,
सभी जितने भी अलायंस के लोग हैं। यहाँ भी आपको बहुत से लोग ऐसे दिखेंगे जो दूसरे, चाहे वो सीपीएम के लोग हैं या अन्य दलों के लोग हैं, आम आदमी पार्टी के भी लोग हैं, मुझसे लगातार संपर्क में हैं, मिल रहे हैं, मीटिंगों में कहीं कहीं आ जाते हैं, जहाँ पे भी जहाँ उनका आधार है। अब हम ये कहें कि आपका आधार किसी और क्षेत्र में और मेरे पीछे आप कहीं भी चलते रहो, या वो मेरे सिर्फ आगे पीछे साथ में रहें, या उनको साथ में ही लेके घूमूं, है ना, तो वो तो प्रैक्टिकली ठीक नहीं है। उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, वो लोग अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं। सबका मकसद एक ही है कि उम्मीदवार जीते इंडिया गठबंधन का, और वो जिताने के लिए हर संभव प्रयास जो उनको करना चाहिए उनके क्षेत्र में वो कर रहे हैं। सिर्फ दिखने से थोड़ी जीत होती है। मतलब वो आ जाएंगे आपका, आ रहे हैं, ऑलरेडी हैं। अच्छा, आ रहे हैं, वो दिख नहीं रहे होंगे, आ रहे हैं ऑलरेडी। दूसरी चीज एक ये है, अगर हम स्थानीय मुद्दों की बात करें, क्योंकि आपको जो है एक अगर जनता ने मौका दिया तो आप जो है पार्लियामेंट में प्रतिनिधित्व करेंगे इस लोकसभा क्षेत्र का। यहाँ के जो है ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसको आप हल करना चाहते हैं, जो हल करवाने के आप इच्छुक हैं, क्योंकि जनता चाहती है कि मैं ऐसे प्रतिनिधि को चुनूं जो कि पार्लियामेंट में उनकी आवाज बन पाए, उनकी समस्या का समाधान कर पाए। कौन सी समस्या है जिसको लेके आप पब्लिक के बीच में ये कह रहे हैं कि हाँ, इन समस्याओं का समाधान मैं करने जा रहा हूँ? देखिए, 2-3 बातें मैं इसमें कहूँगा। मुख्यतः है तो बहुत सारी समस्या है जी, खाली कमिटमेंट करना ठीक नहीं, पर लेकिन जो मुख्यतः मुझे दिखती है कि जिन बुनियादी जरूरतों पे, बुनियादी जो जरूरत है उसके आधार पर, उसी के कारण जब उत्तराखंड राज्य के निर्माण की शुरुआत हुई थी, तो उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, 3 मुख्य थे। मैं एक एक पे बात करूंगा आपसे। थोड़ा रोजगार की हम बात करते हैं, ठीक है। नए रोजगार का सृजन करना, नए लोगों को बहुत सारे रोजगार देना, ये एक प्रक्रिया है जिसमें सरकार की बड़ी भूमिका होती है। लेकिन मैं अब इसका एक दूसरा पहलू आपको बताता हूं। जिन्हें रोजगार मिला हुआ है, आप देखेंगे कि राजकीय क्षेत्र में सरकारी संस्थान ऐसे बहुत सारे दर्जनों हैं जहां संविदा के आधार पे, कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरियां हैं, मिलती हैं। प्राइवेट में भी है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी वो करती हैं। अब देखते हैं कि एक संविदा का कर्मचारी, उसको जब तनख्वाह मिलती है तो 12, 14, 15 हजार में वो नौकरी करता है, सरकारी हो या प्राइवेट। पर अगर उसी पद पे उसकी अगर स्थायी नियुक्ति होती है तो 35 से 40 हजार, 45 हजार उसको तनख्वाह मिलती है। यानी उसकी योग्यता 40 हजार की होगी, बिल्कुल बिल्कुल, हम दे रहे हैं 14 हजार रुपए। ये तो अन्याय है ना, शोषण है ना। तो मेरी प्राथमिकता होगी कि हम तत्काल इसे पहले बंद करें। आपने उसको संविदा पे रखा है, मतलब उस पद पे जरूरत तो है आदमी की। आपके इंस्टीट्यूशन को, आपकी संस्था को उसकी जरूरत है, उसके बिना काम नहीं चलने वाला है, और उसकी योग्यता 40 हजार की है। आप 14 हजार दे के टाल दे रहे हैं। ये हमारी प्रतिभा के साथ शोषण है। ये लड़ाई प्रकाश जोशी लड़ेगा। प्राइवेट में भी आप देखेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कॉन्ट्रैक्ट पे रखे ही मत। प्राइवेट सरकार को तो नहीं रखना चाहिए, पहली बात तो। सरकार को तो पूरी तरह से स्थायी नियुक्तियां देनी ही चाहिए। अब तो आप प्रोफेसर भी कॉन्ट्रैक्ट पे रखने वाले हैं, आपने डॉक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट पे रखे हुए हैं। आप अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज का उदाहरण देता हूँ, 300 कर्मचारी हैं। 300 में से मात्र 25-30 जो डॉक्टर्स होंगे, तो शायद आपने वो रखे हैं परमानेंट, स्थायी, बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट पे। प्राइवेट की बात करूं तो उसमें भी जो ये विसंगति है, इसे दूर करना चाहिए। उनको उनका जायज हक मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो उतनी ही तनख्वाह में रह जाए। मैंने एक बार, हमारी सरकार थी 2012 से 17, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज के लगभग 143 कर्मचारी, उनकी डिमांड थी कि हमें स्थायी नियुक्ति होनी चाहिए। 12-14 साल से वो लोग नौकरियां कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट पे। मैं अपनी सरकार के खिलाफ लड़ा था, मैंने संघर्ष किया अपनी सरकार के खिलाफ। हरीश रावत जो मुख्यमंत्री थे, तो उनकी भी कृपा रही, उन्होंने हमारे संघर्ष को समझा और उन 143-45 कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति मिली। आज उनके कहाँ 14-15 हजार में काम चल रहा था, आज वो 35-40-50 हजार, 60 हजार में नौकरी पा रहे। तो पहला मुद्दा मेरा ये रहेगा ही, नए रोजगार सृजन के अलावा। अब मैं नए रोजगार की बात करता हूँ। कोविड था, महामारी आई, पूरे देश ने एक नया ट्रेंड देखा, एक नई परंपरा शुरू हुई, वर्क फ्रॉम होम। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, इवन सरकार ने भी किया, वर्क फ्रॉम होम काफी चला। उसकी असली ताकत क्या थी? उसकी असली ताकत टेक्नोलॉजी थी, इंटरनेट फैसिलिटीज। मोदी जी तो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी तो मेरी लाई हुई है सर। कहाँ है यहाँ पर जो है, कहाँ है? राजीव गांधी कौन थे? मोदी जी को पूछिए जरा। आप तो उस जमाने की बात करते हैं, डिजिटल कैमरा, जो कैमरा शायद पता नहीं ब्लैक एंड व्हाइट ही चलता होगा, आप कहते हैं मैं कलर में एक घूमता था। आप मेल का, ईमेल तब बना भी नहीं था, सर्जन भी नहीं होता, आप कहते हैं मैंने ईमेल भेजा था।
वो तो ऐसी अजीब बातें करते हैं, मैं उनको बहुत सीरियस लेता नहीं हूँ इन बातों को तो। लेकिन आप ये देखिए कि वर्क फ्रॉम होम देखा ना हमने, हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहिए हमने। ठीक है, हमारी तराई क्षेत्र में बड़े बड़े उद्योग माननीय नारायण दत्त तिवारी जी के समय लगे। अब अगले स्टेप पे क्या होना चाहिए? लेकिन आप जो है उन मुद्दों को, आप इतना बड़े फैक्ट्रीज लगी यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ कि जो है कई सभाओं में उसका जिक्र नहीं हो पा रहा है। मतलब आप कहीं मुद्दा तो नहीं छोड़ रहे हैं, इतना बड़ा नहीं नहीं जो है नहीं फैक्ट्रीज लगी नहीं यहाँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ रहा हूँ। मैं एक स्टेप इस पे आगे बढ़ने की बात कर रहा हूँ। ये तिवारी जी का विजन था हमारे, कि हमने चलो पहाड़ से जो पलायन था उसको उत्तराखंड के बॉर्डर पे रोका, रोजगार दिया ना, तो कम से कम यहाँ जो बच्चे नौकरी कर रहे हैं नौजवान, वो अपने घर कभी हफ्ते 10 दिन 15 दिन में चले जाते हैं। अब मैं इसके अगले स्टेप की बात कर रहा हूँ। जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र है वहां पे बड़े उद्योग तो लग नहीं सकते, फैक्ट्रीज तो लग नहीं सकती, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी तैयार माल। पर अगर वहाँ इंटरनेट फैसिलिटीज हों, छोटे छोटे आईटी पार्क बन जाए, और बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज वहां आ जाएं जो आईटी की आउटसोर्सिंग चाहें, कॉल सेंटर्स हैं। आप देखो नोएडा, गुड़गांव, बैंगलोर, हैदराबाद, पूना, लाखों नौजवान हमारे भाई बहन आईटी सेक्टर्स में काम करते हैं। वो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? उसके लिए तो कुछ भी नहीं करना, आपको नई सड़क भी नहीं बनानी, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इंटरनेट फैसिलिटीज देनी। तो आईटी पार्क बनाने का आपका डेफिनेट वो होना ही चाहिए, उससे उसको वहां तनख्वाह भी मिलेगी, घर बैठकर रोजगार होगा। घर बैठकर क्या, आईटी पार्क बनेगा तो वहां जो कंपनीज आएंगी वो, अदरवाइज घर बैठ के भी हो सकता है। हम हमारे नौजवान, हमारे बच्चे अपने घर को भी संभाल लेंगे, माँ बाप की सेवा भी करेंगे। हमारे गांव खाली होते जा रहे हैं, वो खाली भी नहीं होंगे। तो मेरा विजन प्रदेश के अंदर ये है। अब आ जाता हूँ शिक्षा पे। मैं शिक्षा भी दो स्तर की बात कर रहा हूँ। प्राथमिक जो स्कूली शिक्षा है और हायर एजुकेशन। स्कूली शिक्षा के पे अगर हम बात करते हैं, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, सरकारी टीचर की तनख्वाह होती है 70-80 हजार रुपये। हो सकता है इसका मुझे नुकसान हो इस बात का, पर ये मेरा विजन है, मेरा सवाल है, मतलब सिंपल सवाल है। ठीक है, मैं सिर्फ चुनाव जीतने की राजनीति करने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक प्रकाश जोशी, एक राजनीतिक व्यक्तित्व की बात कर रहा हूँ। सरकारी टीचर की तनख्वाह होती है 70-80 हजार रुपये। बिल्कुल। प्राइवेट स्कूल जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उसके टीचर की तनख्वाह होती है 8, 10, 12, 15, मैक्सिमम 25। और कई बड़े स्कूल हैं जो कि वो थोड़ा ज्यादा, उसको जो है 7 पे कमीशन भी मैं हल्द्वानी एकदम सिटी के टॉप स्कूल की बात नहीं करूंगा, थोड़ा सा सेकंड इंटीरियर्स में अगर हम बात करें, मतलब भीमताल इधर उधर आप थोड़ा इंटीरियर जाएंगे तो वहीं एक प्राइवेट स्कूल है, उसकी तनख्वाह 8, 10, 12, 15 हजार से ऊपर नहीं होती है। उसी के बगल में सरकारी स्कूल है तो 70-80 हजार होती है। वहां के आप लोगों से पूछिए, आप भी अगर वहां रहते हैं, अपने बच्चे को 15 हजार के टीचर के पास भेजना पसंद करेंगे 80 हजार वाले के पास? क्यों? स्कूलों की क्या फर्क है? शैक्षिक स्तर जो है उसको आप मानते हैं? डेफिनेटली। आज हम सरकार के आंकड़े, भारत सरकार का आंकड़ा, मेरा रिपोर्ट नहीं है, हम शिक्षा में पूरे देश में 34वें नंबर पे अलग अलग पैरामीटर्स को इकट्ठा करते हैं। 34वें नंबर पे हैं। 1700 स्कूल पिछले कुछ वर्षों में बंद हो चुके हैं, 600 स्कूल अब अगले कुछ दिनों बंद होने वाले। मतलब आपका कहना है कि वो जो शैक्षिक स्तर है, जो टीचर्स उनको जो डिलीवरी करनी चाहिए थी स्टूडेंट्स में, वो उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, ट्रेनिंग की और ज्यादा जरूरत है। जो शिक्षा उनको, जो व्यवहारिक शिक्षा मिलनी चाहिए, जिसको आधार पे उनको कल को और जगह नौकरियां मिलती हैं। हम आईटी की बात कर रहे हैं और बच्चे को अंग्रेजी नहीं आती हो, कैसे मल्टीनेशनल कंपनीज को यहाँ लाकर आईटी पार्क की बात कर रहे हैं, उसको बच्चा कैसे, हमारे बच्चों को उसमें जॉब मिलेगी? संभव ही नहीं। तो उसको उस स्तर को सुधारना होगा। एटलीस्ट मैं कहता हूँ जो नई शिक्षकों की भर्ती होती है उनको तो ट्रेनिंग आप ठीक से देना शुरू करें धीरे धीरे। अब मैं दूसरी बात करता हूँ, उच्च शिक्षा की बात। हमारी संसदीय क्षेत्र में लगभग 4 लाख ऐसे आयु वर्ग के नौजवान हैं, हमारे बच्चे हैं, मतलब भाई बहन, जो 18 से 24 साल के आयु वर्ग में आते हैं। और ये वो आयु वर्ग होती है जो उच्च शिक्षा के लिए जाने वाली होती है, मतलब विद्यार्थी वर्ग है। सब पढ़े जरूर नहीं, पर पढ़ते हैं, मतलब 16 के एवब जो है 18, हाँ मतलब 17-18 से, मैं वोटर्स में से ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो स्कूल खत्म हो गया 18 के एवब। सिर्फ 20 डिग्री कॉलेज हैं पूरे संसदीय क्षेत्र में, दोनों जीवन लाभ। सबसे बड़ा एक ही है हल्द्वानी में, एमबीपीटी। बाकी सबकी क्षमता आप उठा के देख लीजिए, कहीं 2000, कहीं 1500, कहीं 500, कहीं 300 भी है।
3-4 तो ऐसे कॉलेज हैं जहां अपना भवन नहीं है, प्राइवेट किसी बिल्डिंग में 3-4 कमरे लेके किराए पे चल रहे। कल्पना कीजिए ना हम क्या सुविधा दे रहे हैं। बिल्कुल। अब ये इसमें हम हल्द्वानी के डिग्री कॉलेज की बात करते हैं। चलिए, तकरीबन 12,000 विद्यार्थियों का वहां एनरोलमेंट रहता है। तो आप मानते हैं आप स्थानीय, बिल्कुल। सिटिंग कैपेसिटी मात्र 2,500 से 3,000 है। यानी हम फीस ले रहे हैं 12,000 बच्चों से, किस चीज की? ट्यूशन फीस, पार्किंग फीस, डेवलपमेंट चार्ज, लाइब्रेरी फीस। 9,000 बच्चों को बोल रहे हैं आप स्कूल मत, कॉलेज मत आइए। तो आप क्या देने वाले हैं? अन्याय है ना। आप जो है, हाँ, तो मेरी डिमांड ये रहेगी, या तो आप जब ये सब सुविधा उनको दे नहीं रहे 9,000 बच्चों को, तो उनसे कहिए आप सिर्फ एग्जाम फीस दीजिए, अपने घर से बैठ के पढ़ के एग्जाम दे दीजिए ना, बाकी फीस क्यों दे बच्चा? तो या फिर उसी पे आ रहा हूँ, ये मेरी बात है, आप या इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को जहां पे आप 3-4 कमरे उसको थोड़ा बढ़ाइए और उन सभी में आप इवनिंग क्लासेस शुरू करें। मतलब संध्याकालीन जो सायकालीन कॉलेज होते हैं वो भी आप शुरू शायद पहले शुरू भी हुई थी, जो हुई बंद होती रहती हैं, उसको लेकर बहुत ज्यादा सीरियसनेस नहीं। और उसका एक बड़ा फायदा क्या होगा? सिर्फ विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी ऐसा नहीं हो, तो बढ़ेगी ही, बच्चों को अधिक से अधिक कक्षाओं में आने का मौका मिलेगा। बट उसके अलावा एक बड़ी संख्या जो है वो पर्वतीय जिलों से उन बच्चों की है जो हल्द्वानी वगैरह या बड़े शहरों पढ़ने आते हैं, हर महीने का खर्चा अपने घर से मंगाते हैं। बिल्कुल। और घर पे तनख्वाह आती है कहीं पेंशन से, कहीं नौकरी से, डिमांड ड्राफ्ट उससे अपना ट्रांसफर होके, या खेती बाड़ी से। माँ बाप भी परेशान रहते हैं कि कैसे करें। अब उसी बच्चे को अगर शाम को पढ़ने की, इवनिंग क्लासेस पढ़ने की सुविधा मिलेगी, तो वो दिन भर हो सकता है कोई रोजगार भी कर ले, कहीं कोई नौकरी कर ले, कहीं कोई अपना रोजगार कर ले, वो दिन भर पढ़े और शाम को 5 बजे के बाद भी कर ले। अब इसके लिए विजन चाहिए जो हमारे वर्तमान सांसद साहब के पास दूर दूर तक कहीं दिखता ही नहीं। इसके लिए आपको सोच वैसी चाहिए। तो ये मेरे मुद्दे रहेंगे, मुख्यतः मुद्दे। बिल्कुल। आपको याद होगा 2012 में चुनाव तो नहीं जीत पाया, लेकिन आप अगर मेरा विजन पत्र, आप संकल्प पत्र पढ़ देखते तो उसमें एक चीज थी कि घर घर में गैस पाइपलाइन से जानी चाहिए। आज भी दूरस्थ क्षेत्रों में आप देखेंगे 100 मीटर की लाइन लगती है, गैस सिलेंडर लेके लोग सुबह से, आज गाड़ी आएगी और लोग लाइन लगा देते हैं। उसके बाद आधों को मिलता है, आधों को नहीं मिलता। पर लेकिन चलिए जितना संभव है उतनी गैस पाइप, अब उसमें कुछ काम हुआ है, उसके बाद ही हुआ है, कुछ काम होना शुरू हुआ है, पर आज भी वो धरातल पे नहीं है। चलिए, आपके जो ये ज्वलंत मुद्दे हैं वो जनता देख रही है, समझ रही है। वोट का समय आएगा, उसको किस तरीके से आपके विजन को लेते हैं वो देखने वाली बात होगी। और हम लोग जो है लगातार आपको भी देख रहे हैं, और बीजेपी के जो प्रत्याशी है उनकी भी जो सभाएं हो रही हैं उनको भी हम लोग वॉच करते रहेंगे, और जनता के इन्हीं मुद्दों को लेकर फीडबैक भी जो है देते रहेंगे। जनता जो है इस वीडियो को देख रही होगी तो वो सवाल पूछ सकती है प्रकाश जोशी जी से, और हम लोग जो है कोशिश करेंगे आपकी ईमेल आईडी भी उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दें, जिसके जरिए उन सवालों को लेकर आप डायरेक्टली उनसे जुड़ सकते हैं। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हम लगातार ऐसे ही प्रत्याशियों के साथ में बातचीत कराते रहेंगे, जिसके जरिए आपको उनके विजन को लेकर क्लियरिटी हो पाए और आप अपना मतदान ठीक से कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी आपका, आपने जो है समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें मौका दिया जनता के बीच अपनी बात करने का। थैंक यू।